जुलाई की शाम आप हैं मेरे साथ ZD TV रेडियो न्यूज पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बिष्ट। और अब पेश है न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व युवा कौशल दिवस पर आज सुबह डिजिटल सम्मेलन को संबोधित किया। भारत यूरोपीय संघ वर्चुअल शिखर सम्मेलन आज यूरोपीय संघ के दूत ने कहा, कोविड-19 के बाद विश्व में भारत को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। देश में कोरोना संक्रमण के स्वस्थ होने की दर 63.02% हुई। अमेरिका ने उन विदेशी छात्रों को वापस भेजने का फैसला पलटा जिनके पाठ्यक्रम महामारी के कारण पूरी तरह ऑनलाइन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग के खिलाफ दमनकारी कानून करने के लिए चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के विधेयक पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटेन ने अपनी कंपनियों के चीन की दूरसंचार कंपनी हुआवेई से 5G उपकरण लेने पर रोक लगाई। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व युवा कौशल दिवस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। 5 वर्ष पहले इसी दिन कुशल भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इस अवसर पर एक डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया। कुशल भारत मिशन युवाओं को विभिन्न कौशल में सक्षम और सशक्त बनाने की भारत सरकार की पहल है, ताकि उन्हें रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिल सके। इस मिशन के तहत विभिन्न पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता तंत्र के तहत उद्योग और सरकार से मान्य है तथा मान्य क्षेत्रों में संबंधित है। इनके माध्यम से युवाओं में तकनीकी विशेषज्ञता का विकास होता है और कंपनियों को कार्य विशेष के लिए उनके प्रशिक्षण में निवेश नहीं करना पड़ता। भारत और यूरोपीय संघ वर्चुअल शिखर बैठक आज हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर लियन 15वीं शिखर बैठक की सह अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन 15वीं शिखर बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान राजनीतिक और सुरक्षा संबंध, व्यापार तथा निवेश और आर्थिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग की समीक्षा की। कोविड-19 महामारी और अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। भारत और यूरोपीय संघ की यह 15वीं शिखर वार्ता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही पक्षों के बीच पहली शिखर वार्ता सन 2000 में हुई थी। विश्व के बदलते परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय संघ द्वारा भारत के साथ संबंध और अधिक सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से भी यह शिखर सम्मेलन अत्यधिक महत्वपूर्ण था। जहां एक और यूरोपीय संघ भारत जैसे मजबूत देश के साथ अत्यधिक प्रभावी साझेदारी पर बल दे रहा है, वहीं भारत सुरक्षा, व्यापार और कोरोना महामारी से निपटने के लिए दोनों ही पक्षों के बीच साझेदारी जैसे चर्चा पर अहम बल दे रहा है। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन से पहले यूरोपीय संघ के दूत यूगो अस्तुतो ने विशेष बातचीत में कहा, कोविड महामारी के बाद के वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि ने बताया कि बैठक में आर्थिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षवाद और कोविड संकट के बाद की कार्रवाई पर विचार विमर्श हुए। अस्तुतो ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मजबूत संबंध है और दोनों पक्षों की कोविड महामारी से एकजुट संघर्ष की प्रतिबद्धता को देखते हुए सम्मेलन का महत्व और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन में भविष्य के संबंधों की रूपरेखा तय करने के लिए नए सहयोग के एजेंडे पर विशेष रूप से विचार होगा। अस्तुतो ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ जलवायु परिवर्तन से लेकर सुरक्षा तथा वैश्विक शांति तक अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श हुए। उन्होंने विभिन्न मंचों पर भारत और यूरोपीय संघ की भागीदारी और विकसित होने का विश्वास व्यक्त किया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा कि भारत ने कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं और ये फिलहाल परीक्षण दौर में है। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि भारत दुनिया की औषधि निर्माणशाला बना और दुनिया भर को 60% दवाएं हमारा देश उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि टीकों के विकास में किसी तरह की देरी न हो, यह सुनिश्चित करना हमारा नैतिक दायित्व है। इसको लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस रोगी के यकृत, गुर्दे, हृदय और रक्त नालिकाओं समेत शरीर के कई अंगों पर बुरा असर डालता है और यही वजह है कि इसके उपचार में जटिलता को रोकने के लिए एंटीकोगुलेंट यानी रक्त को जमने से रोकने वाली दवाओं का उपयोग करने की सिफारिश की जा रही है। ICMR का कहना है कि महामारी के प्रकोप की रोकथाम के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने संबंधी नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण का उपचार करा रहे लोगों की तुलना में स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंत्रालय ने बताया कि उपचार करा रहे लोगों में 1.8 गुना अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं। देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित 5,71,408 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 के इलाज में उपयोग में आने वाली कुछ औषधियों की अधिक कीमत के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि औषधि महानियंत्रक ने कंपनियों से लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू करने और अपनी वेबसाइटों के माध्यम से वितरण केंद्रों का प्रसार प्रचार करने को कहा है। इसके अलावा राज्य सरकारों के औषधियों की बढ़ती कीमत पर नजर रखने और उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता लाने के लगातार प्रयासों पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियानों में मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी का ध्यान रखने पर खासतौर पर जोर दिया जाना चाहिए। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोविड-19 संक्रमण में तेज बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। 152 नए मरीजों के साथ ही लखनऊ में कोविड मरीजों की संख्या प्रदेश में सबसे आगे 1591 हो गई है। जिला प्रशासन की तरफ से संक्रमण को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें मरीजों के संपर्कों की पहचान के साथ ही सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन किया जाना शामिल है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए त्योहारों पर सार्वजनिक झांकियां नहीं लगाई जाएंगी। संकट प्रबंधन समूह की बैठक में सुझाव दिया गया है कि त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने से संक्रमण फैलने का खतरा है, इसलिए सभी त्योहार घर पर ही मनाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए घर पर ही आगामी त्योहार मनाएं। सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा स्थापित करने और त्योहार मनाने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों और उपासना स्थलों पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। शादी, सगाई आदि दोनों पक्षों के 10-10 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकते हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 798 मामले सामने आने के साथ ही कोविड-19 मामले की संख्या बढ़कर 19,000 तक पहुंच गई है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी 673 हो गई है। राज्य में अब तक 13,575 लोग स्वस्थ होकर अस्पतालों से घर आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में अनलॉक चरण 2 शुरू होने के बाद व्यापार और आर्थिक गतिविधियां आरंभ हो रही हैं। अन्य राज्यों से औद्योगिक श्रमिकों का वापस लौटना भी शुरू हो गया है। और गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान 915 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री E.K. पलनीसामी ने राज्य में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए टेलीविजन के माध्यम से शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारंभ किया है। कल्वी टेलीविजन चैनल शुरू में सप्ताह में रोजाना 2.5 घंटे का शैक्षणिक टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसका उद्देश्य स्कूलों के खुलने तक विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने का विकल्प प्रदान करता है। कल्वी यानी शिक्षा। कल्वी एक टेलीविजन चैनल है जिसके राज्य के शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पढ़ाई और सीखने की प्रवृत्ति में मदद के लिए शुरू किया है। ऐसे में जब कक्षाओं में पढ़ाई नहीं हो रही, वहाँ कल्वी एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभर रहा है, खासकर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने 12वीं कक्षा विद्यार्थियों के वीडियो पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। यहाँ यह बता दें कि राज्य सरकार ने 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप वितरित किए हैं। इन लैपटॉप के माध्यम से अपने विद्यालय के कंप्यूटरों से वीडियो पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। एक अन्य घटनाक्रम में मदुरई में अनलॉक के दूसरे चरण में फिर से पूर्णबंदी कल रात समाप्त हो गई। इसी बीच राज्य में कोविड-19 से अब तक संक्रमित लोगों की संख्या 1,47,000 को पार कर गई है। कल 4,526 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग के खिलाफ दमनकारी कानून लागू करने पर चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि इस विधेयक के पारित होने से उनके प्रशासन को हांगकांग की आजादी का हनन करने में शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराए जाने के नए साधन मिलेंगे। ट्रंप ने चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए हांगकांग के लिए अलग से प्राथमिकता व्यवहार समाप्त करने के आदेश पर भी हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि हांगकांग के साथ अब चीन मुख्य भूमि जैसा ही व्यवहार करेगा। उन्होंने कहा कि हांगकांग को वर्षों से प्राथमिकता के आधार पर मिल रहे व्यापार अवसर भी समाप्त होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कोरोना महामारी फैलाने और हांगकांग के खिलाफ दमनकारी नीतियों के लिए चीन की आलोचना की। चीन ने हांगकांग का विदेश दर्जा समाप्त करने के लिए हाल ही में नया सुरक्षा कानून लागू किया था। इस विशेष दर्जे पर चीन और ब्रिटेन के बीच 1984 के समझौते के तहत सहमति बनी थी। पहले ब्रिटेन का उपनिवेश रहा हांगकांग 1997 में अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी की रक्षा से संबंधित कानून के साथ 2047 तक के लिए चीन के अंतर्गत आ गया था। अमेरिका सरकार अब उन विदेशी विद्यार्थियों को वापस नहीं भेजेगी जिनके पाठ्यक्रम कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरी तरह ऑनलाइन चलते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की संबंधित नीति की घोषणा के लगभग एक हफ्ते बाद यह फैसला किया गया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इस योजना को लेकर सरकार पर मुकदमा दर्ज किया था। विदेशी विद्यार्थियों से पिछले हफ्ते कहा गया था कि उन्हें अमेरिका में तब तक रुकने की अनुमति नहीं होगी जब तक वे अपना पाठ्यक्रम सामान्य नियमित शिक्षण में न बदल लें। और ब्रिटेन ने अपनी कंपनियों के चीन की दूरसंचार कंपनी हुआवेई से 5G उपकरण लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसी किसी कार्यवाही पर चीन के बदले की धमकी के बावजूद ब्रिटेन ने यह कदम उठाया है। ब्रिटेन के डिजिटल मंत्री ओलिवर डाउडेन ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद यह घोषणा की। डाउडेन ने ब्रिटेन की संसद को बताया, इस वर्ष के अंत से दूरसंचार प्रदाता हुआवेई से किसी भी तरह का 5G उपकरण नहीं खरीदा जाएगा। नए दिशा निर्देशों में बताया गया है कि ब्रिटेन के दूरसंचार ऑपरेटरों को 2027 अपनी संरचना से चीन से आयातित 5G से संबंधित सभी उपकरण हटाने होंगे। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।